नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जो है राजनीति विज्ञान के जो है विभिन्न क्लासों के बारे में जो है बात कर रहे थे। हम बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है बातें कर रहे थे। तो उसी दौरान कल मैंने आपको जो है राज्य के कार्यों के बारे में जो है हमने चर्चा की थी। आज उसी राज्य के अंदर एक राज्य का रूप होता है लोक कल्याणकारी राज्य। प्यारे बच्चों, राज्य जो होते हैं, राज्य के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं कई बार जो है बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि भाई राज्य लोक कल्याणकारी राज्य, कोई कहेगा तानाशाही राज्य। तो राज्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसी के अंदर हम जो है आज लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है अब अपन बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हर राज्य के अंदर जो है न विविधता होती है। विश्व के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य के अंदर जो है विविधता नहीं होगी। विविधता हर राज्य के अंदर होती है, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, रहन सहन के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो या विचारों के आधार पर हो। विभिन्नता जो विविधता होती है वो हर राज्य के अंदर विद्यमान रहती है। तो इन विविधता वाले जो राज्य होते हैं, इन राज्यों के अंदर अब देखो वहाँ की जो सरकार होती है, सरकार का भी क्या होता है कि सरकार किसी न किसी तो जो है जो राज्य के अंदर जो विविधता वाले लोग हैं उनमें से ही जो है किसी एक संप्रदाय से या एक धर्म से या एक क्षेत्र से जो है बिलोंग करने वाली होगी। शासक जो है, जैसे एक राज्य है, ठीक है ना, ये राज्य के अंदर जो है बहुत सारे प्रांत हैं, ठीक है ना। अब इस प्रांत के अंदर क्या होगा कि जो यहाँ का शासक है, ठीक है ना, यहाँ का जो शासक है ये किसी न किसी का तो होगा ना, या तो यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो शासक होता है वो अपने प्रांत के बारे में, अपने स्टेट के बारे में क्या करेगा, ज़्यादा जो है उसके लिए जो है ज़्यादा जो है कार्य करेगा, और अन्य जो प्रांत होते हैं अन्य प्रांतों के साथ में जो है वो समानता का व्यवहार नहीं करता है। ऐसा राज्य जो होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहता है। देखो अब ये जो विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जो है संस्कृति को जो है अपनाने वाले लोग रहते हैं। अब ये शासक है, ये भी किसी न किसी धर्म का है, ये भी किसी न किसी जो है जाति का है, ये भी किसी न किसी जो है क्षेत्र का है। उसके भी जो है मानने वाले, उसको जो है फॉलो करने वाले, उनके भी जो है अनुयायी होते हैं, उनके भी जो है क्या होते हैं, लोग होते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अमूमन ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो होता है, जो शासक बन जाता है, उसके पास में सत्ता आ जाती है। सत्ता आने के बाद में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। वो क्या करता है कि वो अपना क्षेत्र, अपनी धर्म, अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके साथ में जो है अधिकता के साथ में जो है पेश आता है, और अन्य जो क्षेत्र होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं उनके साथ में जो है कुछ जो है उनको जो है राज्य की जो मिलने वाली जो सुविधाएं होती है उनको कम प्राप्त होती है। तो ऐसा राज्य जो उस राज्य क्षेत्र में आने वाले सब लोगों के साथ में समानता का व्यवहार करे, ठीक है ना, लोक कल्याण की भावना के साथ में काम करे। लोक यानी कि जनता, कल्याण यानी कि उसका भला हो, यानी पूरे राज्य अपने उस राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाले समस्त जनता की भलाई के लिए कोई भी राज्य कार्य करे तो वो राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य है वो होता है। अब देखो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है बहुत सारे विद्वानों ने जो है अलग अलग बातें बताई है। अब हम भी जो है कुछ विद्वानों के बारे में जो है बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का जो उदाहरण है वो जो है सब हर विश्व के अंदर जो है बहुत सारे देशों के अंदर मिलता है, ठीक है ना। और लोक कल्याणकारी राज्य के विरोधी जो है वो भी विश्व के अंदर जो है बहुत सारे देशों के अंदर मिलते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, तो हम सबसे पहले जो है इसका छोटा सा अर्थ देखते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का उपभोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। वो बात मैंने आपको बताई कि
एक जो राज्य होता है उसके अंदर जो है बहुत सारे वर्गों के लोग होते हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के आधार पर जो है विविधता वाले लोग होते हैं। तो उस राज्य, एक जो राज्य होता है, ठीक है न, और उस राज्य की जो सरकार होती है, वो सरकार और वो राज्य क्या करता है, एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु कार्य नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर जाति विशेष, किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के लिए जो है कार्य नहीं करते, बल्कि उस राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाले समस्त लोगों के, संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। वो राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। अब देखो, प्राचीन भारत में राम राज्य की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित थी। हमारे जो महात्मा गांधी ने दिया था ना राम राज्य का सिद्धांत, तो वो जो राम राज्य था, वो राम राज्य जो है लोक कल्याण की जो है भावना के आधार पर था, ठीक है ना। जनता की भावनाओं को जो है ध्यान में रखते हुए जो है राम जी का जो है शासनकाल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई रामायण के अंदर कुछ राम के जो है राज्य में निवास करने वाले कुछ लोग जो थे, वो सीता के जो है कैरेक्टर को सही नहीं मानते थे। तो उन कुछ लोगों की जो है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम जी ने जो है सीता को वनवास दे दिया था, ठीक है ना। तो हमारे जो प्राचीन भारत में जो राम राज्य की अवधारणा है, वो राम राज्य की जो अवधारणा है वो लोक कल्याण पर आधारित है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि राम जी के समय में जो है जातिवाद बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है ना। भगवान राम के जो निषाद यानी कि जो आदिवासी व्यक्ति थे, वो उनके जो है मित्र थे, सबरी के साथ में भी जो है राम जी ने भोजन किया था। इस प्रकार के प्राचीन भारत के अंदर राम जी के बारे में कहा जाता है कि राम राज्य जो था वो लोक कल्याण की भावना के ऊपर आधारित था। इसके बाद में वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है, ठीक है ना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने जो है महाभारत की रचना की है, तो महाभारत के अंदर भी वेद व्यास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उनकी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह जो है नरक का भागी होता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है, जो हिंदू धर्म होता है, उनके अंदर स्वर्ग और नरक की जो है धारणा होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे कार्य करता है, उसको मरने के बाद में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंदर अच्छे कार्य नहीं करता है, उसको मरने के बाद में जो है नरक की प्राप्ति होती है। जो पाप करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। तो वेद व्यास जी ने भी कहा है कि ऐसा राजा जो अपनी प्रजा की उन्नति के लिए, अपने प्रजा की भलाई के लिए, अपने प्रजा के हितों के लिए कार्य नहीं करता है, वो राजा जो है मरने के बाद में नरक में जाता है। वो राजा क्या करता है, मरने के बाद में नरक में जाता है। इस प्रकार से हम क्या हमारे भारत के अंदर जो प्राचीन जो दो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, तो महाभारत और रामायण, इन दोनों ग्रंथों के अंदर, ठीक है ना, द्वापर युग और त्रेता युग दोनों समय के अंदर जो है क्या है कि हमारे राज्य जो थे वो लोक कल्याणकारी राज्य थे, ठीक है ना। उस समय जो राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने लोग थे, सब लोगों के हितों के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए जो है कार्य किए जाते थे। इसके बाद में प्राचीन जो है ग्रीक विद्वान हुए हैं प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो और अरस्तु ने भी कहा है, प्लेटो व अरस्तु के द्वारा राज्य को एक नैतिक संगठन माना गया जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के हित में कार्य करना है। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को क्या माना है, एक नैतिक संगठन माना है। और उन्होंने कहा है कि राज्य जो है एक नैतिक संगठन है, ठीक है ना। राज्य के अंदर जो है सत्य, धर्म, आदर्शवाद, आदर्शवादी विचारधारा, ये सारी की सारी नैतिक बातें जो है उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और उन नैतिक संगठन, राज्य क्या है, एक नैतिक संगठन है। नैतिक संगठन से मतलब है नैतिकता से भरी हुई सारी की सारी अच्छी आदतें और अच्छी बातें जो हैं वो राज्य के अंदर विद्यमान है। और वो राज्य क्या करेगा, अपने सभी नागरिकों के हित के लिए जो है कार्य करेगा। राज्य क्या करेगा, अपने जो है सभी नागरिकों के हित में जो है कार्य करेगा। वर्तमान समय में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा के अंदर के बारे में मैंने आपको प्राय पहले बताया था, ठीक है ना। देखो क्या होता है, एक तो होता है राज्य, एक होता है राज्य के अंदर निवास करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बात आती है कि भाई राज्य क्या है, ठीक है ना। राज्य और राज्य क्या है, साध्य है या साधन है। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साध्य है या साधन है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति राज्य के लिए है या राज्य व्यक्ति के लिए है।
राज्य व्यक्ति के लिए है या राज्य व्यक्ति के लिए है? तो व्यक्तिवादी विचारधारा वाले जो लोग थे उन्होंने जो है व्यक्ति के हितों पे, व्यक्ति के ऊपर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य होता है उस राज्य का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत हित, व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना, वही जो है राज्य का उद्देश्य होता है। तो ऐसे समय में राज्य को उन्होंने क्या माना है? राज्य को उन्होंने व्यक्तिवादी विचारधारा के जो लोग थे, कौन? व्यक्तिवादी विचारधारा के जो लोग थे, तो व्यक्तिवादी विचारधारा के लोगों ने राज्य को क्या माना है? साधन माना है, और व्यक्ति को क्या माना है? साध्य माना है। व्यक्ति को क्या माना है? साध्य माना है। मगर देखो क्या होता है कि एक राष्ट्र का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। राष्ट्र जो है, राष्ट्र व्यक्ति के जो भी धर्म, जाति, व्यक्ति के जो हित होते हैं उनसे जो ऊपर बढ़ करके होता है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो व्यक्ति का जो है अस्तित्व नहीं रह सकता है। इस वजह से ये व्यक्तिवादी विचारधारा वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, जो क्या करते थे? व्यक्तिवादी विचारधारा वाले लोग, अर्थात राष्ट्र को जो है व्यक्ति के हितों की पूर्ति का साधन मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों के खिलाफ जो है, उन लोगों के विरोध में एक जो है नई विचारधारा का जन्म हुआ। वो कौन सी विचारधारा थी? वो लोक कल्याणकारी विचारधारा थी। लोक कल्याणकारी विचारधारा के लोगों का मानना था कि राज्य जो है वो अत्यंत आवश्यक है, राज्य के बिना जो है व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह सकता। अतः राज्य जो है वो क्या करेगा? लोक कल्याणकारी होगा। राज्य जो है अपने नज़र में जो है उसके अंदर रहने वाले सभी लोग हैं वो, उनकी राज्य के कानून सभी लोगों के लिए समान हो गए। राज्य जो है, राज्य के जो संसाधन है उनका उपभोग सभी लोग जो हैं समान रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है व्यक्तिवादी विचारधारा के जो लोग थे उनकी उन व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध के फलस्वरूप जो है लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। 1948 में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। यह लोक कल्याण पर आधारित था, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया था, ठीक है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि समाज के अंदर अमीर और गरीब नाम के जो दो वर्ग होते हैं, बाकी जाति धर्म भाषा के आधार पर कोई वर्ग नहीं होते, समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है ना। और गरीब होते हैं जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके हितों की पूर्ति के लिए जो है राज्य के अंदर जो है साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य को जो है सारे के सारे संसाधनों के ऊपर जो है अधिकार कर लेना चाहिए, राज्य को न्यायपालिका को भंग कर देनी चाहिए। इस प्रकार के जो है लोक कल्याणकारी एक जो है राज्य के अंदर सारे के सारे जो है नौकरशाही के थ्रू जो कार्य हो, इस प्रकार से जो है विचारों के साथ में जो है ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था, साम्यवादी घोषणा पत्र दिया था, वो साम्यवादी घोषणा पत्र जो था वो भी क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य के आधार पर था, ठीक है ना, लोक कल्याण के लिए पर आधारित था। उसके बाद में जो है लोक कल्याण के लिए रूस में सर्वहारा वर्ग द्वारा 1917 में जो है क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, वो क्रांति भी जो है लोक कल्याण के लिए हुई थी, ठीक है ना। पहले रूस के अंदर क्या था कि राज्य के द्वारा जो है राज्य के जो कानून थे वो लोगों के साथ में जो है समानता का व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है ना। राज्य के जो कानून थे वो वहाँ के जो व्यक्ति थे उनके लिए जो है उनके हितों की पूर्ति नहीं करते थे। ऐसे समय में जो है रूस के अंदर भी जो है क्रांति हुई थी, और वो क्रांति किसके लिए हुई थी? लोक कल्याण के लिए। ये कहा गया कि भाई जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य अपने अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के हितों के लिए, सबकी भलाई के लिए जो है कार्य करना, राज्य के द्वारा कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। आधुनिक समय के अंदर एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है हेरोल्ड लॉस्की। आधुनिक विचारक हेरोल्ड लॉस्की ने लोकप्रिय राज्य की अवधारणा पर बल दिया है। लॉस्की ने जो है राज्य की अवधारणा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, अब लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने अपने अनुसार जो है परिभाषाएं बताई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के ऊपर कार्य करने वाली ये जो संस्था है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इन्होंने जो है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए बताया है, क्या कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व समझता है, ठीक है ना। किसी भी राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनको न्यूनतम जीवन स्तर से तात्पर्य होगा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा,
उनको जो है कुछ मौलिक अधिकार, इस प्रकार की जो है प्राथमिक आवश्यकताएं जो है उनकी, ठीक है ना, वो आवश्यकताओं की जो है पूर्ति होना राज्य के अंदर आवश्यक है। तो जो राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है वो राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य होगा। अगर राज्य अपने अंदर निवास करने वाले लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर भी प्रदान नहीं कर सकता, अपने राज्य के लोगों को जो है भोजन, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकता, अपने राज्य के लोगों को प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकता, वो राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके अलावा डॉक्टर अब्राहम ने भी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की जो है बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, ठीक है ना। डॉक्टर अब्राहम की जो परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान के जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मुद्दों की, जिन जिन बातों की इन्होंने परिभाषाएं दी है, इनकी परिभाषाएं जो है बहुत ही जो है लोकप्रिय और जो है विश्व के अंदर प्रसिद्ध की जाती है। तो डॉक्टर अब्राहम ने जो है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के, ठीक है ना, आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है, ठीक है ना। यानी कि राज्य के पास में जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी उनको टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा, हमारे भारत में जीएसटी के द्वारा राज्य को जो आय प्राप्त होती है, तो राज्य अपनी आय का जो वापस उपभोग करेगा वो सभी क्षेत्रों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है समान रूप से करेगा, ठीक है ना। चाहे शासक का खुद का राज्य हो, प्रांत हो, या उसका जो है कोई और प्रांत हो, ठीक है ना, शासक के खुद के धर्म के लोग हो या अन्य धर्म के लोग हो, यानी उस क्षेत्र, वो जो राज्य है उसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जो विविधता वाले हैं या समान, एक समान है, उन सब के हितों के, समान हितों की पूर्ति के लिए राज्य क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि राज्य की जो आय होती है, राज्य के पास जो पैसा होता है, राज्य अपनी आय एवं पैसे का जो उपभोग करेगा वो अपने राज्य के समस्त लोगों के लिए जो है समान रूप से करेगा। राज्य की नज़रों में जो है कोई बड़ा छोटा या कम ज़्यादा जो है उनका जो है नहीं होगा। जिनको जितनी ज़रूरतें हैं, सब लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करते हुए जो है उनके आय के साधनों का जो है बंटवारा होगा। टी.डब्ल्यू. कैंट ने जो है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा की कहते हुए कहा है कि लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है, ठीक है ना। जो सोशल सर्विस होती हैं, ठीक है ना, जो समाज सेवाएं होती हैं, तो जो राज्य अपने राज्य के लोगों के राज्य के लोगों के लिए समाज सेवा की जो व्यवस्था करता है वो राज्य क्या होता है, वो जो राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य होता है। अब देखो समाज सेवा के अंदर कौन कौन सी बातें आती है। समाज सेवा के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। लोगों के शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है ना, महिलाएं, वृद्ध, हैंडीक्रॉफ्ट जो लोग हैं उनको जो है विशेष सुविधाएं देना, कई प्रकार की जो समाज सेवाएं हैं, ठीक है ना। तो उन समाज सेवा, कोई व्यक्तियों के कुपोषण से जो है लोगों को बाहर निकालना, ठीक है ना, कुरीतियों को मिटाना, कई प्रकार की समाज सेवाएं। इन समाज सेवाओं के लिए जो राज्य अधिक से अधिक कार्य करता है, अधिक से अधिक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है, वो राज्य जो है क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य कहता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर के ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्यों का आधारभूत तत्व है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है अमीर और गरीब के बीच में जो है अंतर को मिटाना जो है, और जो है सब लोगों को जो है अपने राज्य के अंदर जो है सब लोगों को समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर, राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनका उपभोग करने के अवसर सब लोगों को अगर समान रूप से मिले तो वो राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य बोल रहा है। कुल मिलाकर लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बंधन ना लगे व समानता जो है वो बनी रहे। इस प्रकार से जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बातें कही है। अब देखो लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रथम लक्षण है, ठीक है ना, इसके प्रथम लक्षण या विशेषता है वो है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। उस राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए जो है आर्थिक सुरक्षा, ठीक है ना, उनके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करना, ठीक है ना, उनके लिए जो है उनको
करों का निर्धारण करना। कुल मिला के अगर व्यक्ति के राज्य के जो लोग हैं उनको आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी तो ऐसे समय जो है में जो है वो सब प्रकार से जो है सुखी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, आय का साधन होगा, तो वो शिक्षा, चिकित्सा, सारी की सारी सेवाओं का क्या कर सकता है, उपभोग कर सकता है। अतः लोक कल्याणकारी राज्य का पहला लक्षण है कि लोगों को जो है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा जो लक्षण है वो है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। लोक कल्याणकारी राज्य का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है ना। तो राजनीतिक सुरक्षा के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, हर राज्य को जो है अपने राज्य के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है ना। यानी जनता का शासन होगा, जनता अपने लिए खुद के लिए जो है अपने लोकप्रिय नेताओं को चुनेगी। इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य का जो है दूसरा लक्षण है वो क्या है, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। और ये कार्य राज्य कैसे कर सकता है, ये कार्य जो है राज्य अपने देश के अंदर जो है अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के द्वारा कर सकता है। तीसरा जो राज्य का जो लक्षण है वो है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है ना। तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर निवास करने वाले जो विविधता वाले लोग हैं, उन विविधता वाले लोगों में क्या है, समानता बनी रहे, ठीक है ना। उनके अंदर जो है समानता बनी रहे। राज्य के जो कानून होते हैं वो सब लोगों के लिए जो है समान रूप से कार्य करे, ठीक है ना। राज्य जो है रंग और संपत्ति का भेद न करे, ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य के जो है लक्षण है। इसके अलावा राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि करना भी जो है लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के जो कार्य है, राज्य को क्या करना चाहिए कि अपने जो है कार्य हैं उनके अंदर वृद्धि करना, ठीक है ना। राज्य अपने कार्यों के अंदर जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि कार्यों को क्या है, सम्मिलित कर सकता है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाना जो है राज्य का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। पूरे विश्व को एक परिवार समझते हुए जो है कार्य करना लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। आगे है जो हम लोक कल्याणकारी राज्य की अगली क्लास में और जो है कुछ बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।